अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफ़र मंजिलों का के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी। तो आज पहले हमने एक वीडियो जारी की थी, उसमें लोगों को कुछ मसाइल पेश आए थे, सवाल कर रहे थे। लाखों की तादाद में लोग सवाल पूछ रहे थे जिनका जवाब देना मुमकिन नहीं था। आज जो है ना, ये हमने एक सिस्टम बनाया है, ये इसके साथ हम दिखा रहे हैं। तो इसके ऊपर आप इसको देखते हुए क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको सवालों के जो जवाब हैं वो बहुत जल्द और ऊपर नज़र आएंगे। तो शुरू करते हैं जनाबे वाला आज के जो सवालात हैं। जो आप लोगों ने, लाखों लोगों ने वीडियो देखी है तुखम बिलंगू के हवाले से, और फिर उसी तरह लोगों ने सवालात किए हैं। तो उन सवालात के उसमें जवाब देना इतना आसान काम नहीं था। हमने कोशिश तो की है कि जवाब दिए जाएं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है। जब हज़ारों लोग पूछ रहे हैं तो उनके जवाब वहाँ लिख के देना मुश्किल बात है। तो हमने सोचा कि वीडियो के ज़रिए आप लोगों को जवाब दे दिए जाएं। तो जनाबे वाला सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि कुछ लोग ना इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि ये तुखम बिलंगू ही नहीं है, नियाज़ बू है। तो मैं उनको जवाब देता चलूँ जनाबे वाला। ये पौधा मैं ले रहा हूँ और ये पौधा आपको दिखा रहा हूँ जनाबे वाला। ये देखिएगा, ये पौधा ये जो लिया है, ये अपाशी इसकी की हुई है। ये पौधा देखिएगा जी, ये पौधा है और ये तुखम बिलंगू है। आप अपनी ज़बान में अगर कुछ और कहते हैं तो ये एक अलग बात होगी। नियाज़ बू इस तरह नहीं होता। नियाज़ बू एक झाड़ीदार बड़ा सारा, यानी यूँ समझें कि आप लोगों ने कभी मेहंदी का एक पौधा देखा होगा, वो बड़ा सारा होता है। और इसी तरह झाड़ीदार बड़ा सारा, यूँ समझें कि एक जैसे कीनू है उसका जैसे पौधा है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन वो नियाज़ बू वाला उसके करीब चला जाता है, बड़ा हो जाता है। वो और चीज़ है, नियाज़ बू और चीज़ है, और ये जो है ना तुखम बिलंगू और चीज़ है। तो लिहाजा ये आप इसको समझ लें कि तुखम बिलंगू और चीज़ है और नियाज़ बू और चीज़ है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि तुखम बिलंगू के मुख्तसर से इस्तेमालात। ये आपके सवालों में से एक सवाल था कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और तुखम बिलंगू है क्या। देखिए जी, तिब की ज़बान में इसको तुखम बिलंगू कहते हैं। और इसके इस्तेमालात किधर हैं? अगर सादा सा इसका इस्तेमाल आप देखोगे तो आप गर्मियों में शरबत में इसको इस्तेमाल करते हैं, कसीर मिकदार में इस्तेमाल होता है। और दूसरा इसका इस्तेमाल अगर देखना चाहो तो आपने रबड़ी दूध कभी पिया होगा, सभी ने पिया होगा। ये कोई ख़ास बात नहीं है, हर आम बंदे की रसाई में है। तो रबड़ी दूध में ये इस्तेमाल हो रहा होता है। ये एक्चुअली अंदर ठंड पैदा करता है, यानी यूँ समझे कि मैदे को ठंडा करता है। तो ये सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है, मुफीद है, बेहतर है। पिंसार के जो चीज़ें जो बनाते हैं तो उनमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। मेडिसन में भी इस्तेमाल है, गर्म ममालिक में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो ये इसका मुख्तसर मैंने आपको इस्तेमाल बताया। और उसके बाद है कि बिलंगू के लिए मौजू इलाका। अब बिलंगू के लिए जो मौजू इलाका है, तो मैं समझता हूँ कि इस बिलंगू के लिए सारा पाकिस्तान ही मौजू है। अब इसमें एक छोटा सा एक मसला आ जाता है कि दोस्तों ने रात सवाल किया, कोई हम खुश असलूबी से लेते हैं। अगर कोई तनकीद भी करता है तो हमारा काम है कि हम खुश असलूबी से मोहब्बत के साथ उसके सवाल का जवाब दें। तो किसी एतराज़ लगाने वाले ने एतराज़ लगाया कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ और लिया इसके लिए मौजू है और कोई इलाका इसके लिए मौजू नहीं है। तो मैं बताता चलूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि कौन सा इलाका है पाकिस्तान का जिसमें 24 घंटे या साल के सारे दिनों में या महीने के पूरे दिनों में बारिश लगी रहती है। ये ज़रूर बात दुरुस्त है कि बारिश से ये मुतासिर होता है। तो क्या डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ और लिया में बारिश नहीं होती? यहाँ भी बारिश होती है। हार्वेस्टिंग इसकी होती है मार्च के महीने में, और मार्च के महीने में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि बारिश रोज़ाना से हो जाती है, थोड़ा वक्फा मिलता है। बारिश में मुतासिर ज़रूर होता है। बारिश के वक्त करना ये होता है कि इसकी जल्दी से हार्वेस्टिंग करके एक जगह पर इकट्ठा करके इसके ऊपर शापर डाल देते हैं ताकि इसका वो फली जो बीज है वो ज़ाय ना हो। वरना मैं समझता हूँ ये कराची से लेकर पेशावर तक इसकी काश्त, उधर से जो है ना आप कोयटा बॉर्डर से लेकर और उधर लाहौर के दूसरे वाघा बॉर्डर तक आप किसी भी जगह पर इसको काश्त कर सकते हैं। तो हमने ये बात पिछली वीडियो में ये बताई थी कि रेतली ज़मीन के ऊपर जो है ना ये काश्त किया जा सकता है। तो मेरा कैमरामैन अगर ये घुमा कर दिखाना चाहे तो अब भी हम एक रेतली ज़मीन के साथ ही खड़े हैं। ये देखिएगा जी, ये रेत ही है, ये जो है ना ये रेत है। अब नीचे वो पानी लगा हुआ है तो वो भी रेत ही है।
तो ये इंतहाई रेतली ज़मीन है, तो लिहाजा आप इसे किसी भी रेतली जगह पर इसे काश्त कर सकते हैं। ये तो हमने ये बताया कि अल्लाह ताला ने कोई जगह रायगा नहीं बनाई। आप रेतली ज़मीन को आमतौर पर यह समझा जाता है कि रेतली ज़मीन नाकारा ज़मीन है। रेतली ज़मीन नाकारा नहीं है, रेतली ज़मीन के ऊपर ये काश्त किया जा सकता है। तो सवाल अगला दोस्तों ने ये किया, क्या अगर ताकतवर ज़मीन हो तो वहाँ काश्त नहीं किया जा सकता? ताकतवर ज़मीन पर भी काश्त किया जा सकता है, लेकिन उसका एक मसला ये आ जाता है, जब ताकतवर ज़मीन पे आप काश्त करते हो तो ज़मीन के अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है, वो इसे जल्दी से ऊपर उठा देती है और ये दरमियान से इसका तना कमज़ोर होने की वजह से ये यूं झुक जाता है, गिर जाता है और इसकी पैदावार मुतासर होती है। तो उसका एक इलाज है, ताकतवर ज़मीन का एक इलाज है कि जब आप काश्त करोगे तो आपने जो है ना उसमें 10 किलो पोटाश का इस्तेमाल करो। जब आप 10 किलो पोटाश उसमें फ्लड करोगे तो फिर आपका बिलंगू गिरेगा नहीं, उसका वज़न भी बेहतर होगा, बीज में चमक भी होगी और आपका जो गिर के नुकसान होना था वो नुकसान नहीं होगा। तो लिहाजा इससे पता ये चलता है कि ये किसी भी ज़मीन पे काश्त हो सकता है। हाँ, ये बात दुरुस्त है, अगर पाकिस्तान के जिस इलाके में रोज़ाना बारिश होती है तो वहाँ ये काश्त नहीं करना चाहिए, उसके लिए मौजू नहीं है। जिस तरह हरीपुर है और वो जो है ना एबटाबाद है या उससे आगे के जो इलाके हैं वहाँ पर काश्त नहीं हो सकता, क्योंकि तकरीबन आए रोज़ बारिश होती रहती है। लेकिन इसका मकसद ये भी नहीं है कि उस तरफ और कोई जगह नहीं है। हमने पिछले साल सफ़र किया, वो जब हम बाबूसर टॉप क्रॉस करके आगे वो चलास है, गालबन एक जगह का नाम मुझे याद आ रहा है, तो वहाँ से जब वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ इतना ज़्यादा गर्मी थी, हमारे मुजफ्फरगढ़ और लिया में भी इतनी गर्मी नहीं होती है। तो इसका मकसद है वहाँ फिर वो कुछ ना कुछ खित्ते ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर इसे काश्त किया जा सकता है। अच्छी फसल है, अच्छी इनकम वाली है, तो दोस्तों को काश्त करनी चाहिए। मेरे पाकिस्तानियों को, मेरे भाइयों को, हम सबको इसमें फ़ायदा पहुँचना चाहिए। तो ये इसकी जगह पाकिस्तान में जहाँ भी बारिश यूँ समझें जहाँ एक हफ्ते का 10 दिन का वक्फ़ा दे जाती है, वहाँ पर ये फसल आसानी से काश्त की जा सकती है और कोई मसला नहीं है, तैयार हो जाएगी। उसके बाद अगला सवाल जो है वो दोस्तों ने जो किया है, उन्होंने कहा कि जो है ना तुखम बलंगू के लिए मौजू इलाका मैंने आपको बता, मौजू जगह कोई भी हो सकती है। और उसके बाद है कि ज़मीन की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों ज़मीन की तैयारी बिल्कुल सादा है, आम आप ट्रैक्टर के साथ हल चलाते हैं, ज़मीन जैसे दूसरी फसलात के लिए तैयार की जाती है, आपने उसी तरह ज़मीन को तैयार कर लेना है। अब इसकी जो काश्त के तरीके हैं, फिर लोगों ने ये काश्त के तरीके पूछे कि वो काश्त किस तरह किया जाता है। काश्त करने के जो तरीके हैं वो इसके दो हैं। एक है जैसे लूसण के तरीके से आप ज़मीन तैयार करते हो, क्यारे बनाते हो, तो क्यारों के अंदर आप छटा कर ले, तो छटा करके आप एक दरख्त का, शीशम का दरख्त है या कोई दूसरा दरख्त है, उसका एक बड़ा सारा टारा बना लेते हो लकड़ी का, और वो जहाँ पर आप लोगों ने उसको छटा दिया है तो वहाँ उस टारे को पकड़ के यूँ ऐसे खींचते हो। ऐसा खींचने का मकसद ये, आपने यूँ ऐसे खींचा है टारे को, तो जो बीज ज़मीन के ऊपर पड़ा है यूँ खींचने से वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाएगा। बस इसका इतना मिक्स करना लाजमी है। जब ज़मीन के अंदर मिक्स हो गया यानी मिट्टी में छुप गया, ऊपर आप पानी लगा देंगे तो वो उग आएगा। आजकल चूँकि ये लेबर वाला काम है तो लोग इसे करना पसंद नहीं करते, तो इसका दूसरा हल भी है। आपने ज़मीन तैयार कर ली है, ज़मीन तैयार कर जब आप इस तरीके से करोगे, जो तरीका मैंने ये इस तरह टारा खींच के बताया है, तो इस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ 2 किलो आप उसमें बीज डालें, एनफ हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास लेबर नहीं है टारा खींचने के लिए, तो फिर आप इस तरह करेंगे, ज़मीन तैयार करके आप फिर 4 से 6 किलो का ज़मीन के अंदर छट्टा देंगे। छट्टा देने के बाद फिर आप हल्का सा आखिरी हल लगाएंगे, हल्का सा। ट्रैक्टर वाले से बोलेंगे कि इतना हल्का सा हल लगाना है कि बीज ज़्यादा गहराई में ना जाए, तो आपने हल्का सा हल लगाना है। उसमें हल्का सा हल लगा के आपने जो है ना वो ज़मीन में छुप जाए और पीछे से आपने पानी लगा देना है। तो जब आप उसे पानी लगा देंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो जल्द उग आएगा। और आपको पानी कितने देने पड़ेंगे? आपको पानी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा, अगर है रेतली ज़मीन तो आपको 3 से 4 पानी देने पड़ेंगे। अगर पक्की ज़मीन है तो आई थिंक पक्की ज़मीन है, जैसे यहाँ एक साथ दरिया का इलाका है, वहाँ पक्की ज़मीन है, इंडस रिवर दरिया सिंध का इलाका, कोट सुल्तान के साथ का इलाका जो है, तो वहाँ तो सिर्फ 2 पानी देने पड़ेंगे, एक उगाऊ वाला और एक पकाऊ वाला।
उसके बाद और कोई पानी नहीं देना पड़ेगा। जो रेतली ज़मीन है वहाँ 3 से 4 पानी देने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, इसकी बीज की दस्तयाबी के बारे में दोस्तों ने सवाल किया है। जनाब और तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं तो बात करूंगा जो मेरे इल्म में है। यहाँ मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट लिया में मौजूद हूँ और डिस्ट्रिक्ट लिया का चक नंबर 172 TDA में मौजूद हूँ। आप जिस दोस्त ने भी बीज लेना है, ये हार्वेस्टिंग इसकी शुरू होती है मार्च के, यहाँ इस जगह पे जो इसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है वो मार्च के दूसरे हफ्ते में, पहले हफ्ता जब ख़त्म होता है तो दूसरे हफ्ते में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। जिस दोस्त ने लेना है वो आ जाएगा, हम उसको किसी न किसी फार्मर से मुतारफ़ करवा देंगे तो वहाँ से वो उससे बीज ले लेगा, जितना उसे बीज ज़रूरत है वो उसे ले लेगा। तो इसके बाद है अभी खादों का इस्तेमाल। जो पक्की ज़मीन है, ताकत वाली ज़मीन है, तो वहाँ हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप खाद कम से कम इस्तेमाल करें, यानी नीचे तो आप खाद इसे दें ही ना, और जब ऊपर दें तो आधी बोरी आप गवारा की या यूरिया की जो आपके पास खाद मुयस्सर होती है वो आप दे दें तो वही एनफ है। जहाँ तक कच्ची ज़मीन है, रेत वाली ज़मीन है, तो आप 10 से 20 किलो DAP इसको नीचे दे दें और फिर ऊपर जो है ना गवारे की 1 बोरी या आधी भी दे दें तो काम चल जाएगा। 1 भी दे दें तो फसल ज़रा लहलहाती होगी। ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फसल अच्छी फसल है जो आपको नज़र आ रही है, बेहतरीन फसल है, अच्छी फसल है, तो वो जो है ना फसल अच्छी तैयार हो जाएगी। तो खादें जो है ना कम इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी पड़ती। तो दोस्त सवाल कर रहे थे दौरानिये के बारे में, तो इसका दौरानिया 4 से 4.5 माह, बस 4 से 4.5 माह में ये आपकी फसल तैयार हो जाती है। उसके बाद ये हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। आप हार्वेस्टिंग करोगे तो कोई और प्रोसेस नहीं करना पड़ता। जब थ्रेशर से इसका बीज निकलता है तो वो काबिल इस्तेमाल होता है, जैसे गंदम थ्रेशर से निकलने के बाद काबिल इस्तेमाल होती है, यानी कि 4.5 माह, 4 से 4.5 माह के अंदर हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग इसकी कैसे होती है, जैसे मैंने ये खींच के दिखाया, ये देखो नीचे जड़ों समेत ये आ गया है, तो इसी तरह मजदूर लेबर लगा के इसको हम खींच लेते हैं। खींच के एक जगह पर हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं। अगर पक्की ज़मीन है तो नीचे से दरांती के साथ इसको काट लेंगे और फिर इसे एक जगह पर इकट्ठा कर लेंगे और फिर ये थ्रेशर पहले इसे करके अलग-अलग रखते जाएंगे। ये 2 दिनों में खुश्क हो जाएगा, 3 दिनों में। उसके बाद थ्रेशर लगाएंगे, थ्रेशर के अंदर डालेंगे। इसकी अब थ्रेशरें बन चुकी हैं। पहले इसको यूं झाड़ के ये किया जाता था, लेकिन अब इसके सेंटीग्रेटर बन गए हैं थ्रेशरों के। उन थ्रेशरों में डाल के तो इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है और मुकम्मल तौर पर ये साफ़ हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो हार्वेस्टिंग का वक्त भी मैंने बता दिया। तो इसके साथ जनाब मैं ये बताना चाहूँ कि इसके रेट्स के बारे में दोस्तों ने बात की है कि इसका रेट क्या है। तो जनाब वाला, मैंने जो पिछली वीडियो में आपको रेट बताया है तो उसमें मैंने आपको रेट बताया था 40,000। तो मैं आपके गोश गुजार करता चलूँ, कल मैंने मार्केट से पूछा है कि इसके रेट की सूरत हाल क्या चल रही है, तो लोगों ने मुझे बताया कि इस वक्त ये 45 से 50,000 में सेल हो रहा है, 40,000 में नहीं मिल रहा है। तो फिर मैंने ये पूछा कि इसकी आगे गर्मियों में क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि ये ठंडी चीज़ है और इसका इस्तेमाल गर्मी में ज़्यादा होता है। तो इसका जो इस्तेमाल है वो शुरू ही यूँ समझें कि अप्रैल के बाद शुरू होता है। तो अप्रैल के बाद जब इसका इस्तेमाल शुरू होता है, तो पिछले साल मुझे बखर से भी कालें आई हैं, फैसलाबाद से भी आई हैं और मुख्तलिफ अजला से कालें हैं। अब इतनी लंबी लिस्ट है, उसका नाम नहीं लिया जा सकता। कराची से भी लोगों ने रब्ता किया है, कोयटा साइड से भी लोगों ने रब्ता किया है। तो जनाबे वाला, इसका जो सीज़न का रेट है, यानी सीज़न मीन के गर्मी का जो इसका रेट है, पिछले साल जो फीडबैक मुझे आया है, यहाँ जो मैंने सुना है वो 60 से 65,000 और यहाँ तक बिकता रहा, यानी 55,000 से 65,000 के दरमियान बिकता रहा यहाँ हमारे इलाके में। चूँकि ये फीडर एरिया है, यहाँ से ही उगता है, तो यहाँ ज़हरी बात है कि रेट थोड़ा कम होता है। लेकिन मुझे जो फीडबैक में लोगों ने बताया है तो उन्होंने 2,000 रुपये किलो बताया है। तो 2,000 किलो का मकसद है 80,000 रुपये का मन। और बात यहाँ से दोस्तों ने मुझे ये भी की है कि इसकी एवरेज कितनी आती है। तो ये देखो जी, एक मिसल मशहूर है कि जितना गुड़ उतना मीठा, जितना ही गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितनी आप इसकी तेल सेवा कर लेते हो, इसकी एवरेज अच्छी बन जाएगी। मैंने आपको इसकी लोएस्ट एवरेज 4 मन बताई थी और फिर मैंने आगे बताया था कि 8 से 12 मन भी लोग ले सकते हैं। तो लोगों ने मुझे ये फीडबैक दिया है, जो किसान काश्त करते हैं, उन्होंने बताया है कि हमने 15 मन तक भी हासिल
की है इससे। तो इसका मकसद है, इसमें पोटेंशियल है, ये इसमें 15 मन तक की औसत आ सकती है अगर इसके साथ मिला जाए। जिस तरह एक बच्चे का ख्याल किया जाता है, अगर इसका भी ख्याल कर लिया जाए तो 15 मन तक पॉसिबल है। दिल मानता है, जो फीडबैक देने वाले लोग हैं वो तजर्बाकार लोग हैं, गलत लोग नहीं है, झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। ना ही हमें कोई आगे झूठ फैलाने की ज़रूरत है। अगर कोई बात ऐसे कर रहा है, हमारी तरफ मंसूब कर रहा है, तो वो तोहमत लगा रहा है, हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जो अब अगर औसत दरमियाने दर्जे की भी औसत देख लें, यानी 8 से 10 मन की औसत देख लें, 10 मन की देख लें और 40,000 के साथ ज़रब लगा लें तो 4 लाख बहुत बड़े पैसे हैं। और अगर उसको आप ठहर के बेचते हैं, यानी कि आप लोग जून में बेचते हैं या जुलाई में बेचते हैं, तो आप रेट सुन रहे हैं, मार्केट से आप रेट पूछ लें, पंसार से पूछ लें। मेरी बात ना माने, बिल्कुल ना माने, आप पंसार से रेट पूछ लें कि आपको किलो का क्या रेट दे रहा है, तोखम बलंगू किलो का क्या रेट दे रहा है। मैं तो इस पे इसलिए काम कर रहा हूँ। देखें, कुछ अजनास हैं, नेक्स्ट वीक में मैं आपको एक जदीद तरीन एक फसल की और आपको वीडियो जो है ना देने वाला हूँ, इंशाअल्लाह ताला उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो दूंगा। तो जनाबे वाला, अगर हम ये ज़्यादा उगा लेंगे, आज जो हमारा मुल्क जिस मसाइल से गुजर रहा है, हमने रकम यानी समझे नए सिरे से पैदा करनी है, पैसा नए सिरे से पैदा करना है, वो हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम बाहर से, हमारे पास डॉलर है, रियाल है, कोई इस तरह की रकम है, उससे हमारा पैसा बेहतर होगा, या फिर ये है कि ये ज़मीन से हम चीज़ें निकाल लें अच्छी सी, तो उससे हमारा पैसा बढ़ेगा, हमारे मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर होगी। तो हम कार खैर समझ के इसका बता रहे हैं। तो उसके बाद जो है ना, इसको काश्त करें, दोस्तों से काश्त करवाएं पाकिस्तान के किसी भी इलाके में। फिर वक्त पूछा जाता है, हालांकि हमने बता दिया है कि जब गंदम काश्त होती है तो तभी इसकी काश्त होती है। जिस वक्त जहां भी, यानी कराची में देख लें कि गंदम कब काश्त होती है, ये उसकी काश्त का वक्त है। उसके बाद आप सखर में देख लें गंदम कब काश्त होती है, कोयटा में देख लें गंदम कब काश्त होती है। इसी तरह पंजाब में आ जाएं, लाहौर में आ जाएं, फैसलाबाद में आ जाएं, गंदम कब काश्त होती है। तो इसी तरह पिशावर में चले जाएं, बन्नू में चले जाएं, स्वात में चले जाएं, आगे जहां जहां जाएं, गंदम कब काश्त होती है। ये रब का निज़ाम है। जब गंदम पक जाती है तो अल्लाह ताला वक्फा देता है उसकी कटाई का। जब उसकी कटाई का वक्फा देता है तो इसकी कटाई का भी रब ताला वक्फा देता है। इसकी हार्वेस्टिंग भी हम कर लेते हैं। आप किसी किस्म का खौफ ना करें। कल शोरकोट से लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया, आज सुबह मियाँ अरशद साहब ने मेरे साथ रब्ता किया। वो बिलंगू का बजाते खुद कारोबार करते हैं, फैसलाबाद से हैं। तो वो ये सोच रहे थे कि हमें यहाँ कोई जगह मिल जाए और हम यहाँ पर जो है ना काश्त करें। तो गुजारिश ये है कि इसको काश्त करें। जो दोस्त भी काश्त करेगा, हम बीज भी उसे मुहैया करवा देंगे किसानों से और उसे मुकम्मल रहनुमाई भी देंगे। कमेंट्स में हम नहीं बता सकते, लाखों की तादाद में जवाब नहीं दिया जा सकता। ये आपकी मुहब्बतें हैं, आप हमारी बात सुन रहे हैं। आपको जो मसला हो आप पूछते रहिएगा, हम उसकी लिस्ट तैयार करेंगे। उस लिस्ट के मुताबिक जो आपके सवाल होंगे, आपके सवालों के जवाब इंशाअल्लाह ताला फिर उससे अगली वीडियो में दे देंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमको सुना। हमारी ये कोशिश है कि हम इसे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में इस फसल को फैला दें। कल ये फसल बैरून मुल्क एक्सपोर्ट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला कमाएं और अपनी मुल्क की मईशत को मजबूत करें। हम ज़राई मुल्क हैं। अगर हम नहीं ये चीज़ें पैदा कर सकते, पाकिस्तान में जिस तरीके से खूबसूरत अल्लाह ताला ने 4 मौसम दिए हैं, इस तरह के 4 मौसम तो शायद खाल किसी मुल्क में होंगे। जब मौसमों के हिसाब से शहनशाह मुल्क है, तो फसलात के हिसाब से हम शहनशाह क्यों नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह ताला हम ये जो है ना खैर में हिस्सा डालते रहेंगे। जिसको अच्छा लगेगा हम उसे भी खैर मकदम करते हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो हम उससे माजरत भी करते हैं, लेकिन हम उसका बुरा नहीं मनाते। हमारा काम भलाई फैलाना है, हम भलाई फैलाते रहेंगे। जिसको जिस तरह लगे हमें कोई एतराज़ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपके सवालात अगर आएंगे तो हम उन सवालात के जवाबात के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए ये जो है ना जितने भी आपके सवालात हों आप कमेंट्स में पूछिएगा, हम उनके जवाब तैयार करके नेक्स्ट वीडियो में उनका जो है ना आपको जो जवाब देंगे। कमेंट्स में उनका जवाब देना मुश्किल होता है, तो इंशाअल्लाह ताला आपके सवालात का इंतज़ार करेंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला उनके जवाबात तैयार करके नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।